हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के धाराओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, प्रमुख धारा जिसमें एक सीपीसी, आईपीसी और एक राजस्व धारा। तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड। और सीपीसी में टोटल 2000 से ज्यादा धाराएं लिखी गई है और सीपीसी के अंतर्गत आने वाले आपराधिक धाराओं में जुर्माना लिया जाता है। अगर सीपीसी का कोई उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। जैसे रेलवे का विदाउट टिकट करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपसे गिरफ्तार किया जाएगा आपको और आपसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। इसके पास दूसरा होता है आईपीसी धारा, इंडियन पैनल कोड। ठीक, इंडियन पैनल कोड, जिसका मतलब ये होता है इसमें टोटल 511 धारा लिखा गया है और इसके द्वारा इसमें समाहित जो धारा है, इसका उल्लंघन जो भी व्यक्ति करेगा तो उसको दंडनीय अपराध है, यानी कि उसको जुर्माना लेकर वापस नहीं किया जाएगा, उसे सजा दिया जाएगा कानून के हिसाब से, जितना आईपीसी की धारा में जो लिया गया है। ठीक ना। अब अगला आता है राजस्व धारा। तो हम लोगों को इसमें से सीपीसी धारा और राजस्व धारा नहीं पढ़ना है। आज हम लोगों को आईपीसी धारा इंडियन पैनल कोड में पढ़ना है। आईपीसी में टोटल 512 धारा लिखी गई है, जिसमें कुछ प्रमुख हम धाराएं पढ़ेंगे, 512 नहीं पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं 512 धारा में से कुछ धारा यहाँ पर लिखी गई है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 307 कहता है कि हत्या की कोशिश, यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारना चाहता है और उस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है उसको मारने की इरादे से, और अगर व्यक्ति बच जाता है तो जो व्यक्ति अपराधी घोषित हुआ है उसको हत्या की कोशिश की तरह धारा आईपीसी 307 की तरह उसे सजा दिया जाएगा, या तो उसको हाफ महीने का केस लगाकर उसको उम्र कैद का सजा मिल सकता है या 5 या 7 वर्ष का सजा दिया जा सकता है। अब धारा 302 कर दिया गया है कि हत्या का दंड, मतलब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दंड दिया जाता है। धारा 376 के द्वारा बलात्कार का प्रावधान किया गया है। धारा 377 के द्वारा अप्राकृतिक कृत्य, वो भी समलैंगिक अप्राकृतिक कृत्य का मतलब कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है और अगर वो भी समलैंगिक यानी कि एक ही लिंग के बराबर, जैसे पुरुष के साथ जबरदस्ती करता है या महिला के साथ जबरदस्ती करती है, तो उस स्थिति में धारा 377 वहां पर लगता है। ठीक ना। लेकिन कोई पुरुष यदि महिला का बलात्कार करता है तो उसे धारा 376 के द्वारा प्रावधान किया गया है। तो 376 और 377 में डिफरेंस समझ गए। अब धारा 395 में डकैती का केस दिया गया है। धारा 395 में डकैती का उल्लंघन किया, डकैती के तहत उसको सजा मिलेगा। इसके बाद धारा 396 में डकैती के दौरान अगर कोई हत्या हो जाता है तो उसे धारा 396 के द्वारा दंड दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि धारा 120 के तहत षड्यंत्र रचना, किसी के खिलाफ या किसी राष्ट्र के खिलाफ या किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ यदि कोई धारा यदि षड्यंत्र रचता है तो धारा 120 के द्वारा उसे क्या होगा कि सजा दिया जाएगा। अब धारा 365 के द्वारा अपहरण का केस दर्ज होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है तो धारा 365 के द्वारा उसे सजा मिलता है। धारा 301 के द्वारा सबूत मिटाना या साक्ष्य मिटाना, यदि कोई व्यक्ति किसी का सबूत मिटाता है हत्या करके तो उसे धारा 201 के तहत सजा दिया जाता है। इसके बाद धारा 412 छीना झपटी का केस दर्ज किया जाता है। धारा 378 के द्वारा चोरी करने पर दंडनीय अपराध है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि चोरी करना अपराध है, लेकिन किस धारा के तहत? तो आईपीसी की धारा 378 के द्वारा चोरी करना अपराध है। उस हिसाब से सजा मिलता है 6 माह या साल के बाद या 2 वर्ष जितना चोरी किया जाएगा। अब धारा 141 के द्वारा देखते हैं कि विधि विरुद्ध भीड़ का इकट्ठा, यानी कानून में किसी चीज को बोल जाएगी इतना भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, तो धारा 141 के तहत यदि विधि विरुद्ध भीड़ इकट्ठा होता है तो आईपीसी धारा 141 के तहत वह दंडनीय है। इसके बाद धारा 144 में कहा गया है कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर 4 से व्यक्ति ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं तो उस दौरान में क्या होता है कि उनको अरेस्ट करना चाहिए प्रशासन को। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है चुनाव के दौरान, जब आदर्श आचार संहिता लगता है तो धारा 144 लगा दिया जाता है कि कहीं पर भी किसी भी चौक चौराहे पर लोग 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि धारा 300 यानी निर्मम हत्या। धारा 300 यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से निर्मम हत्या कर दिया जाता है, जैसे आंख नोच लिया जाता है, मुंह काट लिया जाता है, गर्दन काट दिया जाता है, तो निर्मम हत्या में आ जाता है। तो धारा 300 के तहत उसको आजीवन कारावास मिल सकता है। ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे कुछ प्रमुख धारा देखते हैं, इसको मिटाकर। ठीक ना। चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। एक अगला धारा है हमारा धारा 309। ठीक ना। धारा 309 में कहा गया है कि आत्महत्या की कोशिश करना, यानी कि
यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है, अपनी जान खुद गंवाना चाहता है, जान खाता है या फांसी लगाकर, तो उसे धारा 309 के तहत क्या होता है कि सजा दिया जाता है। यानी कि आईपीसी की धारा 309 ये कहता है कि आत्महत्या की कोशिश करना। अगला की धारा 312 में कहा गया है कि गर्भपात कराना या भ्रूण हत्या कराना ये दंडनीय अपराध है। किस धारा के तहत? तो आईपीसी की धारा 312 के द्वारा। देखते होंगे कि अल्ट्रासाउंड कोई कराने जाता है, महिला की बच्चा की स्थिति क्या है, डॉक्टर जब लिखता है तो उसमें लिखा रहता है कि भ्रूण की जांच करना, भ्रूण लिंग की जांच कराना दंडनीय अपराध है आईपीसी की धारा 312 के द्वारा, वहां पर लिखा रहता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आईपीसी 312 के द्वारा यदि गर्भपात कराते हैं या भ्रूण हत्या कराते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दंडनीय अपराध हो जाता है। किस धारा के द्वारा? आईपीसी 312 के द्वारा। अगर आप देखते हैं कि धारा 351 में हमला करना, और हमला भी किस प्रकार करना, तो जान से मारने के लिए। यदि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने के लिए अटैक करता है, हमला करता है, तो वो धारा 351 आईपीसी की धारा के द्वारा दंडनीय माना जाता है। अगला देखते हैं कि धारा 354 कहता है कि स्त्री लज्जा भंग करना। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी स्त्री या महिला को बीच सड़क पर यदि कोई नंगा करता है, यानी कि उसकी लज्जा को भंग करता है, तो धारा आईपीसी की धारा 354 के द्वारा वह दंडनीय अपराध है। अगला देखते हैं कि छल करना भी एक दंडनीय अपराध हम लोग बोलते हैं कि है, लेकिन किस धारा के द्वारा? तो आईपीसी की धारा 415 के द्वारा होता क्या है कि छल करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अब आगे देखते हैं कि धारा 445 में कहता है गृह भेदन। अब गृह भेदन क्या है कि यदि कोई हमारे देश की जानकारी किसी दूसरे देश को दे रहा है, ये भी एक प्रकार का गृह भेदन होता है। यदि कि कोई खुफिया एजेंसी लग जाती है और देश के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित या किसी भी प्रकार का देश की खबर दूसरे देश को लीक करता है, तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। और ये गृह भेदन के तहत क्या होता है कि आईपीसी की धारा 445 के द्वारा दंडनीय माना जाता है। आप देखते हैं कि धारा 494 में कहा गया है कि पति का पत्नी के जीवन में पुनर्विवाह, ये धारा 494 के द्वारा दंडनीय है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसकी पहली पत्नी जीवित है और वह किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है, यानी कि पहली पत्नी की जीवित होते ही यदि वह दूसरी स्त्री के साथ अगर विवाह करता है, तो उस स्थिति में धारा आईपीसी 494 के द्वारा वह दंडनीय है। पत्नी चाहे तो अपने पति पर मुकदमा कर सकती है। किस धारा के द्वारा? 494 के द्वारा। यही बात कहा है कि पति का पत्नी के जीवन में पुनर्विवाह, यानी कि पहली पत्नी रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, तो धारा आईपीसी धारा 494 के द्वारा वह दंडनीय माना जाता है। अगला देखते हैं कि धारा 499 मानहानि। अब ये मानहानि क्या है? यदि कोई आपको क्या करता है कि सामाजिक या सार्वजनिक स्थल पर आपको बेइज्जत करता है, यानी कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपकी बेइज्जती कर देता है, तो आईपीसी धारा 494 के द्वारा वह मानहानि का मुकदमा कर सकता है और मानहानि में उसको सजा भी हो सकता है या जुर्माना लेकर छोड़ा भी जा सकता है। ठीक ना? तो 499 के द्वारा मानहानि। अगला और लास्ट धारा देखते हैं, ये हमारा धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। इसका मतलब क्या होता है कि धारा 511 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यदि आजीवन कारावास मिला है तो वह भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक ना? देखिए, अब ये हमारे तो कुछ महत्वपूर्ण थे, लेकिन एक आईपीसी की धारा सेक्शन 46 प्रोसीजर के द्वारा कहा गया है कि कोई भी भारत की महिला, माने कोई भी पुलिस महिला को गिरफ्तार सुबह शाम से और रात के शाम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा गया है कोड ऑफ क्रिमिनल सेक्शन 46 के तहत भारत का कोई भी पुलिस भारत की किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद तथा सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसका मतलब समझते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल सेक्शन 46 के द्वारा कहा गया है कि भारत का कोई भी पुलिस, चाहे वह महिला पुलिस हो या पुरुष पुलिस हो, चाहे भारत का कोई भी पुलिस होगा, तो वह कोड ऑफ क्रिमिनल सेक्शन 46 के द्वारा किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता है तथा सुबह 6 बजे के पहले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना भी अपराधी महिला क्यों ना हो। महिला भी अपराधी होती है, वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तो उसको संरक्षण दिया गया है महिला को। कोड ऑफ क्रिमिनल सेक्शन 46 के द्वारा कहा गया है कि भारत का कोई भी पुलिस भारत की किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद तथा सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकता। यही कुछ प्रमुख धाराएं थी जिसमें ये भी महत्वपूर्ण था, तो मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक होगा, तो इसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।